चलो, शैल वी स्टार्ट। गुड मॉर्निंग। तो आज शुरू करेंगे हम लोग हमारा नेक्स्ट चैप्टर। चलो, प्लीज राइट डाउन चैप्टर नंबर 11, कंपनी अकाउंट्स। चैप्टर 11, कंपनी अकाउंट्स। बेसिकली पुराने वाले सिलेबस में कंपनी अकाउंट सिर्फ 3 यूनिट्स का हुआ करता था। यूनिट नंबर 1 वाज इंट्रोडक्शन टू कंपनी अकाउंट्स। यूनिट नंबर 2 जो था वो इशू, फॉरफीचर एंड, लिखोगे तो बेहतर रहेगा, री इशू ऑफ शेयर्स करके हुआ करता था। एंड यूनिट नंबर 3 जो था वो इशू ऑफ डिबेंचर्स करके ये चैप्टर हुआ करता था। ठीक है, ये तीनों के तीनों यूनिट्स जैसे ओल्ड सिलेबस में थे वैसे अभी भी है। यूनिट नंबर 4 इशू ऑफ बोनस शेयर्स, इशू ऑफ बोनस शेयर्स
यूनिट नंबर 5, रिडम्पशन ऑफ preference shares, and unit number 6, redemption of debentures. ये जो नए 3 यूनिट्स हैं, ये फ्रॉम इंटर यहां पे एडिशन हुआ है। ठीक है, सो आज हम शुरू करने वाले हैं यूनिट नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू कंपनी अकाउंट्स के साथ। ठीक है, बट बिफोर दैट, अर्लियर ओल्ड सिलेबस में इसका एवरेज वेटेज था 15 to 20 मार्क्स, मतलब 3 ही यूनिट, जिसमें से मोस्टली यूनिट नंबर 2 पे 15 मार्क का क्वेश्चन आता था इश्यू ऑफ शेयर्स के ऊपर। यहाँ पे 15 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता था, यहाँ पे 5 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता, और यहाँ पे क्वेश्चन नहीं आता था। लेकिन ये यूनिट सिर्फ इंट्रोडक्शन है, कंपनी वगैरह क्या है वो उसकी बातचीत हम करेंगे अब। ठीक है ना। तो दोस्तों लगभग ये 20 मार्क का वेटेज ऐसे हुआ करता था, बट मुझे लगता है कि अभी वेटेज इतना ही रहेगा 15 से 20 मार्क का, लेकिन पूरे 6 यूनिट के लिए रहेगा। डू यू गेट दिस? आपने ICAI के वेबसाइट पे कुछ देखा है क्या, वो मार्किंग वेटेज का कुछ? एक मिनट चेक करते हैं। सेक्शन वाइज, स्किल वाइज वेटेज अपने सिलेबस का, अकाउंट्स का, जिसमें हम अगर जाके देखते हैं तो चैप्टर नंबर 11 को कितने मार्क्स का वेटेज दिया है? 15 से 25 मार्क का। आर यू ऑल गेटिंग दिस? मतलब इन 6 यूनिट्स पे 15 से 25 मार्क के क्वेश्चन आएंगे, ये पक्का है। और यहाँ पे तो 6 नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्या है देखो, डेफिनेशन ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। ठीक है, उसके बाद इश्यू ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, री इश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, ये तो यूनिट नंबर 2 है। ठीक है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, रिडम्पशन ऑफ ओन डिबेंचर्स, सिंकिंग फंड मेथड। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे नया दिख रहा है। एंड अकाउंटिंग फॉर बोनस इश्यू एंड राइट इश्यू, ये नए चैप्टर्स एडिशन है। मतलब ये टोटल 3 यूनिट इन दोनों डिस्क्रिप्शन में ही समाये हुए हैं। आर यू गेटिंग दिस? यहाँ पे इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, यूनिट नंबर 3 हमारे इश्यू ऑफ डिबेंचर्स है। क्लियर है क्या दोस्तों? फाइन, कोई बात नहीं। एंड ये सिंकिंग फंड मेथड मुझे लगता है कि आपके सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी एक बार क्रॉस चेक करेंगे। कहाँ पे? रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर वाले चैप्टर में। ठीक है, ये थोड़ा सा पुराना वाला ही लिखा है इन्होंने, लगता है। पार्टनरशिप एंड LLP अकाउंट्स पे कितने मार्क्स का क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है? 15 से 20 मार्क का। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ NPO, ओके, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, ये कुल मिला के 20 से 25 मार्क के क्वेश्चन आएंगे। यानी 10-10 मार्क के 2 क्वेश्चन पकड़ लो, 3 में से 2 चैप्टर पे, नहीं तो 15 मार्क, 15 मार्क 10 मार्क का कॉम्बिनेशन। बट इन 3 में से किसी पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मतलब ये 3 चैप्टर्स का एक ब्लॉक बना सकते हो आप लोग। और बाकी देखो पूरा मॉड्यूल 1 जो है उसमें 5 to 10 मार्क्स का चैप्टर 1 को ही है पूरा वेटेज, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क को। ठीक है, बट अकाउंटिंग प्रोसेस, देन बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, इन्वेंट्री, डेप्रिसिएशन एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज,
ये लगभग 30 से 35 मार्क्स का, यानी कुल मिला के मैक्सिमम देखते हो तो मॉड्यूल 1 को 45 मार्क्स का वेटेज है और मॉड्यूल 2 को 55 मार्क्स का वेटेज लग रहा है, मैक्सिमम भी देखते हो तो। आर यू ऑल गेटिंग दिस? ये रिसेंटली पब्लिश हुआ है अपने आईसीएआई के वेबसाइट पे फॉर न्यू सिलेबस, बस इतना ही अपने पास एक्सपीरियंस है राइट नाउ मार्किंग वेटेज का। चैप्टर वाइज मार्किंग वेटेज हमारे पास अभी नहीं है, पुराने वाले सिलेबस का कोई लेके फायदा नहीं है आपको, क्योंकि वैसा तो नहीं आने वाला है। तो बात समझ में आ रही है? तो हमें ज्यादा फोकस मॉड्यूल 2 पे करना है। मॉड्यूल 2 लगभग आपका, बट ऐसा नहीं है कि मॉड्यूल 1 एकदम ही फालतू है, मॉड्यूल 1 में भी आपका लगभग 45 मार्क्स का कवरेज होने वाला है, तो इट इज इक्वल ऑलमोस्ट, ठीक है फाइन। बट मॉड्यूल 2 में भी आपको ज्यादा मेहनत कहाँ पे करनी है? मुझे लगता है कि अकाउंटिंग प्रोसेस पे ज्यादा करके क्वेश्चन नहीं आएंगे, छोटे मोटे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन वो जितना पढ़ाया उतना करो, 5-10 मार्क का एक आध क्वेश्चन आ सकता है उस पे। बीआरएस पे पक्का 10 मार्क का क्वेश्चन आएगा। इन्वेंट्री डेप्रिसिएशन ऑल्टरनेटिवली पूछे जाएंगे। बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी अभी इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि एक ही यूनिट बचा है, अर्लियर चैप्टर नंबर 6 में 5 यूनिट हुआ करते थे, ठीक है ना। तो मुझे लगता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड बीआरएस पक्का क्वेश्चन आएगा, और इन्वेंट्री एंड डेप्रिसिएशन घुमाते रहेंगे, इधर इस पे नहीं तो इस पे। क्लियर है क्या? आगे वाले चैप्टर्स की बात हमने अभी कर ली है। चलो हम चैप्टर नंबर 11 शुरू करते हैं, कंपनी अकाउंट्स का इंट्रोडक्शन, ठीक है। ये आपको वेबसाइट पे यहाँ पे मिल जाएगा, देखो सेक्शन वाइज स्किल वाइज वेटेज, ठीक है। बीओएस नॉलेज पोर्टल में जहां से मॉड्यूल डाउनलोड करते हो ना, वहां पे ये टैब अवेलेबल है। फाइन, लेट्स गो अहेड। तो दोस्तों चैप्टर नंबर 11 का यूनिट नंबर 1, जिसपे कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं है, एक 5-10 मिनट में हमें बस ये खत्म करना है, क्योंकि उसमें कौन सी चीजें डिस्कस की है एक बार मैं बताना या फिर दिखाना चाहूंगा। कंपनी क्या होती है, क्या इसका डेफिनेशन आपको पता है? एंटिटी फॉर्म्ड एंड इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013, इज इट राइट? क्या लॉ में कंपनी लॉ हुआ है? मतलब मेरा काम एकदम आसान, इज इट राइट? मोस्टली यूनिट नंबर 1 पे क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, अगर आया तो एक हाथ दूसरा ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन आएगा, जो आप लॉ के नॉलेज के हिसाब से सॉल्व कर लेते हो, ठीक है। क्या क्या है यूनिट नंबर 1 में एक बार देख लेते हैं। फीचर्स ऑफ कंपनी, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल एग्जिस्टेंस, कॉमन सील, लिमिटेड liability, distinction between ownership and management, not a transferability of shares and maintenance of books। ये सभी फीचर्स के इतने इतने एक्सप्लेनेशंस आपके मॉड्यूल में दिए गए हैं। क्या आप ये लॉ में पढ़ते हो? तो जाहिर सी बात है सेम चीज अकाउंट्स में भी है, इसलिए मैंने इसको शॉर्ट करके दिखाया कि बस अभी देखो आपको कंपनी अकाउंट्स पढ़ाने जा रहे हैं, जिन्होंने लॉ पहले पढ़ने के लिए नहीं लिया है वो लोग क्या करेंगे, अकाउंट्स में डायरेक्टली कंपनी के अकाउंट्स बनाने जाएंगे, तो उनको कंपनी क्या है पहले वो समझ में आना चाहिए ना। इसलिए मे भी इन्होंने अकाउंट्स, जो बच्चे डायरेक्टली पढ़ने वाले हैं कंपनी अकाउंट्स, उनको कंपनी के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए, इसलिए ये सारे डिटेल्स अकाउंट्स की बुक में डाल दिए। आर यू ऑल गेटिंग दिस? बट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम मी दैट आई शुड टीच यू ऑल दिस थिंग्स? मुझे लगता है कि लॉ की क्लास आपकी खत्म हुई है तो आपको ये सब आता है। आर यू ऑल गेटिंग दिस? चलो, अब उसके बाद आपके अकाउंट्स के मॉड्यूल में 3-4 पेजेस की थ्योरी है टाइप्स ऑफ कंपनीज के ऊपर। आपका लॉ का जो कंपनी लॉ शुरू होता है उसमें भी पहला यही मुद्दा है, फिर टाइप्स ऑफ कंपनीज ही है, तो वहां से ही कॉपी पेस्ट करके अकाउंट्स के मॉड्यूल में उन्होंने डाल दिया। तो रिपीटेडली पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, आप लॉ की प्रिपरेशन लॉ के हिसाब से करो। अकाउंट्स में इसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन क्या आएगा? कुछ भी नहीं। मोस्टली हमारा सब क्वेश्चन कहां पे आता है? यूनिट नंबर 2 पे या फिर यूनिट नंबर 3 पे। यूनिट नंबर 1 इज जस्ट इंट्रोडक्शन टू कंपनी, तो दे आर टेलिंग यू व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंपनीज, गवर्नमेंट कंपनी, फॉरेन कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी, लिस्टेड कंपनी, अनलिमिटेड कंपनी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी। दीज आर द टाइप्स, जो मैंने यहाँ पे कुछ इस प्रकार से लिख दी है। आर यू गेटिंग इट?
अब मैं हर कंपनी को एक्सपेक्ट तो नहीं करना पसंद एक्सपेक्ट नहीं करना है कि आपको ये मैं सारे एक्सप्लेनेशन दे दूं, ठीक है। ये सब आपको आता है, ये मानते हुए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, चलेगा ना। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये सेक्शन आपके कंपनी लॉ में नहीं होगा, ये सेक्शन आपके कंपनी लॉ में नहीं होगा, क्योंकि ये सीए इंटर में है। बस अभी अकाउंट्स हम पढ़ रहे हैं, तो इट इज अवर ड्यूटी टू अंडरस्टैंड कि कंपनी को अकाउंट्स बनाना मैंडेटरी है क्या। तो क्या ख्याल है आपका? यस, एज पर सेक्शन 128 हर कंपनी, एवरी कंपनी shall prepare and keep at its registered office, okay, the relevant books of accounts and other books, and prepare financial statements for the financial year which gives true and fair view of the state of affairs of the company, okay, including that of its branch offices if any, and explain the transactions effected both at the registered office and its branches, and such books shall be kept on accrual basis and according to the double entry system of accounting. सिंपल सी बात है, मुझे पता है आपको बहुत सारी चीजें इसमें समझ में नहीं आई है, एक्सप्लेन करता हूं, डोंट वरी। बट पहला सवाल ये रहेगा कि दोस्तों क्या प्रोप्राइटरशिप के लिए एंड पार्टनरशिप के लिए अकाउंट्स बनाना मैंडेटरी है? यस बोल रहे वो बताएंगे, कहां पे पढ़ा आपने? सर आपने ही पढ़ा है ना। अरे वो जिसको इच्छा है वो बनाएगा अकाउंट्स, वो कैसे बनाएगा वो हमने पढ़ लिया। कोई लॉ है क्या कि जो बोलता है कि इंडिविजुअल बिजनेसमैन को अकाउंट्स बनाने ही है? कोई लॉ है क्या जो बोलता है कि पार्टनरशिप बिजनेस को अकाउंट्स बनाने ही है? आपने पार्टनरशिप एक्ट भी रीड किया ना, आपको एलएलपी है, एलएलपी के कुछ सेक्शंस होंगे आपके सिलेबस में, पार्टनरशिप एंड एलएलपी एक्ट, बराबर है ना? अरे बोलो ना। तो वहां पे एलएलपी की बात छोड़ दो, चलो पार्टनरशिप एक्ट में कहीं पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स का सेक्शन है क्या? पढ़ा आपने कुछ? पढ़ा? पार्टनर्स, हाँ पार्टनर का राइट है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स वो इंस्पेक्ट कर सकता है, बट बुक्स ऑफ अकाउंट्स पार्टनरशिप को बनाने हैं ऐसा कहीं एक्ट में लिखा है? डबल एंट्री सिस्टम से बनाने हैं, एक्रूअल बेसिस पे बनाने हैं, ऐसा कुछ लिखा है? नहीं ना, तो उनके लिए भी कोई लॉ नहीं है। ट्रैफिक सिग्नल आप क्यों फॉलो करते हो? क्योंकि नहीं करते हो तो आगे पुलिस मामा चालान बना देता है। इज इट राइट और नॉट? वो कौन से एक्ट के तहत चालान बनाते हैं? मोटर व्हीकल्स एक्ट। आर यू ऑल गेटिंग दिस? हाँ, तो एक्ट है वो इंप्लीमेंट कर रही है सरकार, इसलिए आपको फाइन लग रहा है। अगर ट्रैफिक सिग्नल का कोई एक्ट ही नहीं होता तो आप चालान बनाने देते पुलिस को? क्या बोलते हैं? देयर इज नो सच एक्ट, एंड इफ देयर इज नो सच लॉ, हाउ कैन यू फाइन मी? आर यू ऑल गेटिंग इट? तो सिंपल है दोस्तों, पार्टनरशिप प्रोप्राइटरशिप के अकाउंट्स बनाने के लिए कोई लॉ नहीं है। इज इट राइट? हेंस वहां पे हम लोग अकाउंट्स अपने मर्जी के हिसाब से बनाते हैं, या फिर कोई दूसरा लॉ है जो कंपेल करता है अकाउंट्स बनाने के लिए, जैसे कि इनकम टैक्स लॉ एप्लीकेबल हो जाता है प्रोप्राइटरशिप को, तो कंपलसरी इनकम टैक्स के लिए अकाउंट्स बनाते हैं मोस्टली। आर यू गेटिंग इट? बट कंपनी के केस में ऐसा नहीं है। कंपनी के केस में देयर इज वन सेक्शन, सेक्शन 128, जो हर कंपनी को कंपलसरी अकाउंट्स बनाने के लिए बोलता है। एंड वो अकाउंट्स रखने कहां पे है? रजिस्टर्ड ऑफिस में ऑफ द कंपनीज। रजिस्टर्ड ऑफिस से बाहर रखना चाहते हो तो उसके भी प्रोविजन है सेक्शन 128 में दिए हुए हैं, बट इतना डिटेल में जाके हमें ये सेक्शन 128 पढ़ना नहीं है। बस इतना समझना है कि कंपनी एज ए कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो अकाउंट्स कंपलसरी बनाने पड़ेंगे। आर यू ऑल गेटिंग दिस? कंपनी एज ए कंपनी जब इनकॉर्पोरेट होती है तो अकाउंट्स, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, तो कंपनी एज ए कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो कंपलसरी अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे हर कंपनी को। और वो अकाउंट्स बनाने कैसे हैं? ऑन एक्रूअल बेसिस
एंड ऑन द बेसिस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। तो ये मुद्दे की बात है जो हमें ट्रू फॉल्स के एंगल से याद रखनी है। यानी हर कंपनी को अकाउंट्स कौन से बेसिस पे बनाने हैं? एक्रूअल बेसिस पे एंड ऑन द बेसिस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। इज इट क्लियर टू यू ऑल? बच्चों आराम से करेंगे, ओके? तो हम एक काम करते हैं, कुछ पॉइंट्स जॉट डाउन कर लेते हैं। चलो राइट डाउन। यूनिट नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू कंपनी अकाउंट्स। यूनिट नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू कंपनी अकाउंट्स, जिसमें हम लोग लिखेंगे समरी ऑफ सेक्शन 128। पहला पॉइंट, एज पर दिस सेक्शन every company should maintain accounts on the basis of accrual and double entry system of accounts। ठीक है बच्चों, समझ में आया क्या? फाइन। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ सेक्शन 128। चलो, ये अकाउंट्स एक्चुअली रखने कहाँ पे है? रजिस्टर्ड ऑफिस पे रखने हैं, ऐसा भी इस सेक्शन में बोला गया है। ओके, समझ में आया दोस्तों? नाउ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो लिखेंगे अगले लाइन पे समरी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, सॉरी सेक्शन 129, एक्सट्रीमली सॉरी, summary of section 129। as per this section financial statements of companies, पूरा लिखिए हैं दोस्तों, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज should be prepared in accordance with formats given under schedule 3 of Companies Act। यहां पे लिखता हूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीन्स नंबर 1 बैलेंस शीट, नंबर 2 पी एंड एल, नंबर 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट, नंबर 4 नोट्स टू अकाउंट्स।
एंड नंबर 5 स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। तो ये बैलेंस शीट पी एंड एल का जो फॉर्मेट है, ये कहां पे दिया है? गिवन इन शेड्यूल 3। ओके, तो ये फॉर्मेट हमें इस यूनिट में दिया गया है जो हमें सिर्फ ऑब्जर्व करना है। ओके सर, ये ऑब्जर्व करना है मतलब क्या? मतलब ज्यादा दिमाग पे लोड नहीं देना है, और जिन चीजों के लिए हम उसका उपयोग कर सकते हैं उन चीजों के लिए बस हमें उसका उपयोग करना है। क्योंकि दोस्तों आप लोगों के सीए फाउंडेशन के सिलेबस में फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनी बनाने का क्वेश्चन नहीं है। वो एक्चुअली कौन से सिलेबस में है? सीए इंटर के सिलेबस में। तो यही जो शेड्यूल, बाय द वे शेड्यूल क्या होता है? एनी आइडिया व्हाट इज शेड्यूल? शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट जो लिख रहा हूं मैं यहां पे, व्हाट इज इट? कंपनीज एक्ट क्या है? एक कानून है जिसकी बुक है, बराबर है। बेयर एक्ट लिखा हुआ है, पेजेस बनाए हैं, उसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये सेक्शन ये बोलता है। उस वैसे ये सेक्शन नंबर 129 ये बोलता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो कंपनी के बनेंगे, यानी बैलेंस शीट पी एंड एल जो बनेगा, उसका कोई भी फॉर्मेट हमें नहीं चलेगा। उसका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए? जैसा हमने शेड्यूल 3 में दिया ना वैसा ही फॉर्मेट होना चाहिए। ये लॉ बोलता है। लॉ की सुनोगे कि नहीं सुनोगे? सुनना पड़ेगा। यानी अब ऐसा नहीं चलेगा कि सिर्फ कैपिटल कैसे भी लिखा, कहीं पे भी आउटस्टैंडिंग लोन कहीं पे भी लिखा, आउटस्टैंडिंग सैलरी कहीं पे भी लिखा। प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से इसका बैलेंस शीट बनाना है, और इसका फॉर्मेट एज पर सेक्शन 129 कहां पे दिया है? शेड्यूल 3 में। तो ये शेड्यूल क्या चक्कर होता है दोस्तों? सारी चीजें अगर हम एक्ट में लिखे, सारी चीजें हम लोग अगर एक्ट में लिखना शुरू करें, जैसे कि ये फॉर्मेट के लगभग 70-80 पेजेस है। क्या बात कर रहे हो सर? फॉर्मेट के 2-3 पेजेस ही है, लेकिन फॉर्मेट के साथ साथ बहुत सारी दूसरी बातें भी करनी है, ऐसा शेड्यूल 3 में लिखा हुआ है। यानी डिस्क्लोजर्स देने, अलग अलग इंफॉर्मेशन शेयर होल्डर्स के लिए लिखनी है हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। ये नोट्स टू अकाउंट्स वाला पार्ट देख रहे हो, इसमें सारी बातें हमें लिखनी होती है। सारी बातें मतलब जो शेड्यूल 3 में बोली गई है ना, वो सभी के सभी बातें यहाँ पे लिखनी है हर आइटम के बारे में। जैसे कि शेयर कैपिटल की बात करोगे ना, तो शेयर कैपिटल ऑथोराइज कितना है, फिर उसका डिनोमिनेशन कितने, कितनी क्वांटिटी है, कितने रुपए का फेस वैल्यू है, सब सब इंफॉर्मेशन जो शेड्यूल 3 में लिखने के लिए बोली गई है, वो सब इंफॉर्मेशन हमें लिखनी है। यानी ये शेड्यूल 3 एक 70-80 पन्नों का है, ऐसा समझ लो। अगर ये 70-80 पेजेस में बराबर सेक्शन 129 के नीचे ही करता इंक्लूड, तो एक्ट कितना बड़ा हो जाता। पहले ही अपना कंपनीज एक्ट 2 वॉल्यूम्स में आता है, इतने इतने बड़े बुक है, यानी जिसमें सिर्फ सेक्शन 129 लिखा है, वो वाली बुक इतनी है। आर यू ऑल गेटिंग दिस? और उसी सेक्शन 129 में लिखा होता कि फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट पी एंड एल इज एज प्रिस्क्राइब बिलो, और उसके नीचे अगर 70 पेजेस इस शेड्यूल 3 के लिखे होते तो आपका एक्ट इतना होता। यानी हर सीए को इतना बड़ा बुक ले खरीदना पड़ता, मोहित सर के नोट्स इतने बड़े हो जाते। आर यू ऑल गेटिंग दिस? तो बस सेक्शन 129 ने क्या बोला कि फॉर्मेट हम जो बोलेंगे वही यूज करो, लेकिन फॉर्मेट की कॉपी हमने कहां पे रखी है? शेड्यूल 3। तो एक्ट के नीचे ऐसे बहुत सारे शेड्यूल्स है। हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर अंडर कंपनीज एक्ट? एनी आइडिया? बट एक से ज्यादा है इतना तो पता है, एग्जैक्टली कितने हैं पता नहीं है। सेक्शंस तो पता है क्या कंपनी एक्ट में कितने हैं? हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर? सब सर ने बताया है, मुझे पता है, बस वो सुना या काना ऐकायचं या काना। हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर? कंपनीज एक्ट में सेक्शन कितने हैं?
बताया नहीं, इम्पॉसिबल है सर, बताएंगे नहीं, ऐसा होगा ही नहीं। बट चलो खैर, याद नहीं रहता है, भूलने की एनर्जी नहीं, भूलने का पावर जो है अपने पास। इज इट राइट और नॉट? तो भूलेंगे हम लोग, फिर से रिवाइज करेंगे, फिर से याद हो जाएगा, है कि नहीं? बराबर है ना? हाँ, चलो आगे बढ़ो। फाइन। तो दोस्तों ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। सेक्शन 129 बोलता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इसी फॉर्मेट में बनने चाहिए, और वो फॉर्मेट हमने कहां पे लिख के रखा है? शेड्यूल 3 में। तो अब हम शेड्यूल 3 का फॉर्मेट देखने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो वो सारी सेक्शन 129 की बातें यहां पे दी है, देखो बस मैंने शॉर्टकट में लिख के दिया आपको सब। बैलेंस शीट एज एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर नहीं लिखा मैंने, क्या लिखा? बैलेंस शीट, पी एंड एल, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है कंपनी के। कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आपने सोल प्रोप्राइटरशिप के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए हैं क्या? क्या क्या बनाया उसमें? ट्रेडिंग अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट, बैलेंस शीट। उसका कोई स्पेसिफाइड फॉर्मेट था? नहीं, सर जो बताते थे वो हम करते थे। कभी कभार परचेस ओपनिंग स्टॉक के ऊपर लिखा है, नहीं इतना घटिया प्रेजेंटेशन नहीं किया, बट खैर अगर किया तो कोई बोल सकता है क्या? कोई नहीं बोल सकता है। मैं पहले लाइन पे परचेस लिख सकता हूं, लास्ट लाइन पे ओपनिंग स्टॉक लिख सकता हूं, बट दैट विल बी अगेंस्ट कॉमनली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, इजंट इट? तो आप क्या बोलोगे? सर कोई कुछ नहीं आता है, इनफैक्ट सर को ज्यादा नॉलेज है आपसे। क्या सर क्या बोल रहे हैं कि ऐसा कोई लॉ नहीं है, तो आई एम नॉट ऑब्लाइज टू फॉलो एनीथिंग, मैं जैसा मेरा मन करेगा वैसा लिखूंगा। लॉ है तो बोलो। तो कौन होशियार है, आप या मैं होशियार हूं, लेकिन आप भी क्या जाते जाते क्या बोलोगे? इंसान पागल लगता है, सीए की पढ़ाई कर करके दिमाग पे बुरी तरह से असर हो गया है। ओपनिंग स्टॉक भला कोई लास्ट लाइन पे लिखता है क्या ट्रेडिंग अकाउंट पे? मतलब मैं नॉलेजेबल होके भी मुझे आप पागल ठहराओगे। इसलिए जनता जो करती है कॉमन चीजें वही हमें करनी है, बट ऐसा कोई लॉ नहीं है, याद रखना। ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बट कंपनीज में वैसा नहीं है। कंपनीज में जो चीज जहां पे लिखनी है वहीं पे लिखनी है। डू यू गेट इट? क्यों? क्योंकि सेक्शन 129 बोलता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे दिखने चाहिए? कैसे? एज पर फॉर्म्स गिवन अंडर शेड्यूल 3। तो हम शेड्यूल 3 ओपन करने जाते हैं, ओके? और हमें ये शेड्यूल 3 का पार्ट 1 फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट दिख जाता है। फॉर्म बोलने के लिए फॉर्म नहीं है वो, फॉर्म करो, फॉर्म, FORM। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फ्रॉम एंड फॉर्म, ओके? फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट कर लिया नोट्स में चेंज? फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट, फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट, इज इट राइट? हाँ, तो फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट कैसा होना चाहिए एज पर शेड्यूल 3? नेम ऑफ द कंपनी, ये तो हमेशा हम भी लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ एक्स, वैसे यहां पे एक्स लिमिटेड, ओके? बैलेंस शीट एज एट लिखना है, बैलेंस शीट एज ऑन नहीं लिखना है। क्या लिखना है? बैलेंस शीट एज एट। एंड फिर ये फॉर्मेट अभी वर्टिकल फॉर्मेट बोलते हैं इसको। कौन सा फॉर्मेट? वर्टिकल फॉर्मेट। अभी तक आप बैलेंस शीट जो टी फॉर्मेट में बनाते आए हो उसको कौन सा फॉर्मेट बोलते थे हम लोग? हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट। अभी आपको कंपलसरी कंपनी के लिए, हर कंपनी जो भारत देश में है रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट, उनको कंपलसरी ये फॉर्मेट यूज करना पड़ेगा। आज आप कोई भी वेबसाइट ओपन कर लो किसी भी कंपनी की, उसकी बैलेंस शीट डाउनलोड करके देखो, ऐसी नहीं दिखी तो मैं पढ़ाना बंद कर दूंगा, क्योंकि दिखेगी ही नहीं, क्योंकि लॉ में ही बोला है कि यही फॉर्मेट यूज करना है। तो हर चार्टर्ड अकाउंटेंट की जिम्मेदारी बन जाती है कि ये फॉर्मेट यूज किया है कि नहीं किया है वो देखना। आर यू ऑल गेटिंग इट? और लॉ कोई कंप्लाई नहीं करता, ऐसे नहीं होगा, नहीं तो उस सेक्शन को कॉन्ट्रावेंट करने के जो कुछ भी प्रोविजंस है वो पेनाल्टीज वगैरह आपको लग जाएगी। अरे बोलो, समझ में आ रहा है क्या? तो फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट इज दिस। अपना अर्लियर फॉर्मेट क्या था बैलेंस शीट का? टी फॉर्मेट में लाइबिलिटीज लेफ्ट हैंड साइड में लिखते थे, एसेट्स राइट हैंड साइड में लिखेंगे, बराबर है ना? अब लाइबिलिटीज में कैसे प्रेजेंटेशन होता था? परमानेंस के हिसाब से। जो परमानेंट लाइबिलिटीज है वो पहले लिखता था मैं, कैपिटल, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, बराबर है ना? एंड देन
करंट लाइबिलिटीज लिखता था मैं। बट यहाँ पे टी फॉर्मेट में प्रेजेंटेशन चलेगा ही नहीं, यहाँ पे कंपलसरी वर्टिकल फॉर्मेट यूज करना है। एंड अकॉर्डिंग टू वर्टिकल फॉर्मेट पहला हेडिंग है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, ऐसे ही स्पेलिंग आना चाहिए, ऐसे ही लिखना है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। सिर्फ लाइबिलिटी लिखा नहीं चलेगा, कंपनीज एक्ट में स्पेसिफिक है, इतना मतलब हार्ड एंड फास्ट नहीं होता है, बट हम मार्क्स के लिए कंपलसरी ऐसा ही लिखेंगे। खैर आपको ज्यादा वेटेज नहीं है, ओके। ये पूरे सभी के सभी बैलेंस शीट के आइटम्स डिस्कस करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपको क्या इंपॉर्टेंट है उतना मैं समझाऊंगा। डू यू गेट इट? तो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज इज डिवाइडेड इनटू टोटल हाउ मेनी हेड्स? 1 2 3 4। तो 4 हेडिंग्स में इसको बांटा है। पहला हेडिंग कौन सा है? शेयर होल्डर्स फंड। पहला हेडिंग कौन सा है? शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। तो दोस्तों शेयर कैपिटल इंपॉर्टेंट है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद रिजर्व्स एंड सरप्लस इंपॉर्टेंट है हमारे फाउंडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, ये क्या होता है? अब बेसिकली पहले आपको शेयर्स क्या है वो पता है क्या? पता है? व्हाट इज अ शेयर? सर होता है, मार्केट में मिलता है, खरीदते हैं, 10 में खरीदेंगे 20 में बेचेंगे, 10 दिन में पैसा डबल, नहीं 25 दिन में पैसा डबल। बट क्या है शेयर्स? और मतलब सर शेयर्स का कुछ पढ़ाने वाले हैं तो वो शेयर मार्केट क्लासेस में जो पढ़ाते हैं कि प्रॉफिट कैसा दुगना किया जाए, प्रॉफिट कैसे बढ़ाया जाए, वो सब पढ़ाने वाले हैं क्या? बिल्कुल एक्सपेक्टेशन मत रखना, बिल्कुल एक्सपेक्टेशन मत रखना, वैसा कुछ भी नहीं पढ़ने वाले हम लोग। बट आज आपको मार्केट में एंड कंपनी के शेयर कैपिटल में क्या फर्क होता है वो समझ में आएगा, ठीक है ना? मतलब देयर इज अ बिग लाइन बिटवीन अ कंपनी एंड अ शेयर मार्केट। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? देयर इज अ बिग लाइन बिटवीन अ कंपनी एंड शेयर मार्केट। वो बहुत बड़ी दरार है बीच में, बहुत फर्क है कंपनी के शेयर में और शेयर मार्केट में। सर क्या फर्क है? दोस्तों कंपनी को जेन्युइनली 10,000 करोड़ रुपए की जरूरत थी। कितने की? 10,000 करोड़ रुपयों की जरूरत थी। हम यहां पे इस ब्लॉक में जितने भी लोग बैठे हुए हैं, क्या हम 10,000 करोड़ रुपए इकट्ठा कर सकते हैं? सर हमारा तो पता नहीं, आप बताओ। बेटा मेरे पास 10,000 करोड़ अगर होते तो डू यू रियली थिंक कि मैं इतना पैशनेट हूं कि मैं यहां पे आके पढ़ा था? मतलब बोलने के लिए बहुत ही अच्छा लगता है कि आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन, अ टीचर बाय पैशन। बट अगर मेरा 10,000 करोड़ का बैलेंस होता तो मेरे पैशन अलग होते। बराबर है कि नहीं? इट्स अ कॉमन सेंस यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मतलब मुझे भी लगता है कि मैं 10,000 करोड़ अभी नहीं जोड़ पाऊंगा, डोंट नो अबाउट फ्यूचर, बट अभी नहीं जोड़ पाऊंगा। इज इट राइट? और अगर मेरे पास 10,000 करोड़ है भी तो भी मैं बिजनेस में क्यों लगाऊं? क्योंकि बिजनेस में रिस्क हमेशा होता है। आर यू ऑल गेटिंग दिस? तो मैं 10,000 करोड़, लेकिन मुझे बहुत बड़ा बिजनेस करने की इच्छा है, तो मुझे 10,000 करोड़ की जरूरत है। तो मैं स्वप्निल सर को पूछता हूं, मोहित सर को पूछता हूं, और मान लो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, उन सभी को पूछ के मतलब पैसा जमा कर करके कितना जमा कर पाऊंगा? 100 करोड़ भी होगा कि नहीं पता नहीं यार, क्योंकि पैसे होना अलग बात है, बिजनेस में इन्वेस्ट करने की रिस्क एपिटाइट भी होनी चाहिए ना उस बंदों की। समझ में आ रहा है क्या? मेरे पास मान लो अगर 20 करोड़ है तो थोड़ी मैं 20 करोड़ बिजनेस में डाल दूंगा, और मान लो बिजनेस गया पानी में, तो अगर बिजनेस का जोमेटो हुआ तो, नहीं जोमेटो अभी बढ़ रहा है, बिजनेस का फोन पे हुआ तो, फोन पे नहीं, कौन सा वो, पेटीएम,
पेटीएम का पता है ना, लोगों ने हजार हजार रुपए, 1200 रुपए में एक शेयर खरीदा कंपनी के पास से, यानी कंपनी को दिए 1200 रुपए, और कंपनी ने इतना अच्छा परफॉर्म किया, इतना अच्छा परफॉर्म किया कि आज कितने पे शेयर ट्रेड कर रहा है। लेकिन देयर इज अ बिग लाइन बिटवीन कंपनी एंड मार्केट, वो मुझे डिस्कस करना है अभी। तो दोस्तों सिंपल है, 10,000 करोड़ चाहिए, तो एक दूसरे से ये पैसे नहीं लेंगे, 100 लोग भी यहाँ पे कम पड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, इस 10,000 करोड़ के कैपिटल को हम छोटे छोटे यूनिट्स में बांटेंगे, और एक छोटा यूनिट 100 रुपए का बनाते हैं। 100 का बनाना है, 10 का बनाना है, यूर कॉल। 100 का बनाना है या 10 का बनाना है, ये आपका कॉल है। 5 रुपए का बनाना चाहते हो एक यूनिट, बनाओ। 1 रुपए का एक यूनिट बनाना चाहते हो, बनाओ। 2 रुपए का एक यूनिट बनाना चाहते हो, बनाओ, आपकी मर्जी। अपने कंपनी के औकात के अनुसार एंड लोगों के औकात के अनुसार यूनिट बनेगा। मैं बराबर बोल रहा हूं। अगर आपके देश में 2 रुपए भी कंट्रीब्यूट करने वाले लोग नहीं है, तो 1 रुपए का यूनिट बनाओ। बट राइट नाउ कंसिडरिंग अवर इनकम्स वगैरह वगैरह, 100 रुपए का एक यूनिट बनाया तो 100 रुपए आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो क्या? तो मैंने कंपनी फ्लोट कर दी, कंपनी बना दी, मैंने रजिस्टर करवाया, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वगैरह आपको सब लॉ में सिखाया गया है। कंपनी इनकॉर्पोरेट की मैंने। अभी कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसा कितना है? ठनठनाट, जीरो, कुछ भी पैसा नहीं है अपने पास। अब मैंने प्लान किया, मैं 100 रुपए का एक यूनिट बनाऊंगा। ये जो 100 रुपए का एक यूनिट मैंने डिसाइड किया ना, इसको क्या बोलते हैं पता है? फेस वैल्यू ऑफ 1 यूनिट। क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू ऑफ 1 यूनिट। और मुझे चाहिए कितने? 10,000 करोड़। तो दोस्तों 10,000 करोड़ डिवाइडेड बाय 100, 100 का एक पार्ट बनाया ना मैंने शेयर का, मैंने मतलब ये टोटल शेयर कैपिटल 100 रुपीज का एक पार्ट मानते हुए 100 करोड़ शेयर्स में बांट दिया। तो व्हाट इज अ शेयर? इट इज अ डिविजिबल पार्ट ऑफ ए टोटल शेयर कैपिटल। मैंने टोटल शेयर कैपिटल ऑफ 10,000 करोड़ को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया? 100 करोड़ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। 100 करोड़ शेयर बनाए मैंने। अपने देश की जनता कितनी है? 125 करोड़ पुराना वाला जमाना, 150 करोड़ तक गई होगी मुझे तो लगता है, क्या पता 200 करोड़ भी ले गई होगी, आई डोंट नो। कंसिडरिंग ट्रैफिक्स, आप लोगों को पता नहीं है यार, हम बहुत ही पुराने वाले जमाने से है ना, ठीक है। तो मैंने ऐसी भी सड़कें देखी है जहां पे हम सड़कों पे क्रिकेट खेला करते थे, शाहूपुरी जैसे एरिया में। डू यू नो विनस कॉर्नर का रोड? वहां पे मैं क्रिकेट खेला हूं। अब विनस कॉर्नर पे क्रिकेट खेल के दिखाओ, आपका फोटो लगेगा वहां पे, गया थार टाकून। बराबर है ना, इतनी ट्रैफिक हो गई है, पॉपुलेशन कितनी बढ़ गई है। एनीवे मुझे बताना यह है, अगर मैं 100 करोड़ शेयर बनाता हूं और इंडिया में 150 करोड़ का पॉपुलेशन है, उसमें से 50 करोड़ अनपढ़ गवार लोगों को छोड़ दो, 100 करोड़ तो एजुकेटेड होंगे। अरे बोलो, जिनको शेयर मार्केट वगैरह ये सब चीजें पता होंगी। तो मान लो मैंने कंपनी में आईपीओ अनाउंस कर दिया, फर्स्ट टाइम मैं शेयर इशू कर रहा हूं लोगों को, और मैंने चिल्ला चिल्ला के लोगों को बता दिया कि ये कंपनी बहुत ही काम करने वाली कंपनी है, फ्यूचर में इसका बहुत ही अच्छा फ्यूचर है, तो वो खरीदो। एक शेयर 100 रुपए में बेच रहा हूं। अगर 100 करोड़ लोगों ने एक एक शेयर भी खरीद लिया तो 10,000 करोड़ जम जाएंगे कि नहीं? अरे बोलो ना। और आपके जैसे बड़े आदमियों के लिए 100 रुपए कितनी बड़ी बात है। अब स्टारबक्स में कॉफी पीने वाले लोग, बराबर है ना, तो 100 रुपए कंट्रीब्यूट कर दो। यहां पे मैंने ओपनली अनाउंस कर दिया कि 100 रुपए में एक शेयर बेच रहा हूं मैं मेरे कंपनी का। मेरी कंपनी बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट्स के साथ लॉन्च होने वाली है। इफ यू आर इंटरेस्टेड, ज्वाइन मी, गिव मी 100 रुपीज, मैं आपके 100 के करोड़ों रुपए बना के दूंगा। आर यू इंटरेस्टेड? यस बोलना, यस, तभी तो टॉपिक आगे बढ़ेगा। नहीं तो टॉपिक आगे कैसे बढ़ेगा? हाँ, तो चलो डन। सभी लोगों ने एप्लीकेशन किए, 100 रुपए मेरे कंपनी में जमा कर दिए। मेरे पास कितने रुपए आ गए? 10,000 करोड़। और बदले में आपको मैंने क्या दिया?
एक कागज का टुकड़ा जिस पे लिख के दिया है कि आपके पास हमारे कंपनी के एक शेयर है, मेरे पास, मेरे कंपनी का, आपके पास एक, आपके पास एक, आपके पास एक। अब विष्णु बोल रहा है कि नहीं सर मैंने तो 2 खरीदने हैं, तो उसको 2 दे दूंगा। जितना एप्लीकेशन करेगा कोई उतने शेयर उसको दे दूंगा। तो शेयर सर्टिफिकेट में वो क्वांटिटी मेंशन होगी, तो मेरे शेयर सर्टिफिकेट पे लिख के दूंगा मैं। मतलब आप कागज के टुकड़े का 100 रुपए दे रहे हो, बट उस कागज के टुकड़े में जान है, जान। याद रखना, वो कागज का टुकड़ा आपको फ्यूचर में मर्सिडीज बेंज खरीदवा सकता है। ठीक है, नाउ डेज दे डोंट गिव यू कागज का टुकड़ा। अर्लियर डेज में शेयर सर्टिफिकेट दिया जाता था, नाउ डेज शेयर्स आर क्रेडिटेड इनटू योर डीमैट अकाउंट। आर यू गेटिंग दिस? तो दोस्तों मैं क्या बोल रहा था, शेयर्स इशू कर दिए, ये हुआ कंपनी का व्यवहार। अब कंपनी के पास कितने आ गए? 10,000 करोड़। अब कंपनी और मार्केट के बीच में एक लाइन बन गई है। अब ये मार्केट क्या है? ये आप नलायकों की देन है। मैं कंपनी हूं, मैं 10,000 करोड़ करके मेरा बिजनेस शुरू कर चुका हूं। मैं 10,000 करोड़ लेके मेरा बिजनेस शुरू कर चुका हूं। 10,000 करोड़ आते ही मैंने फटाफट एसेट्स खरीद लिए, फटाफट गुड्स खरीद लिए, गुड्स रॉ मटेरियल खरीद के फिनिश गुड्स बना के बेचता जा रहा हूं। इंडिया में, यूएसए में, इंग्लैंड में एक एक ब्रांच खोलता जा रहा हूं। 10,000 करोड़ आए हैं अपने पास, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते जा रहा हूं, बिजनेस बढ़ता ही जा रहा है। कैन यू इमेजिन दिस वीडियो, कैसे कंपनी प्रोग्रेस कर रही है? पहले साल 2,000 करोड़ का प्रॉफिट, दूसरे साल 3,000 करोड़ का प्रॉफिट, चौथे साल 15,000 करोड़ का प्रॉफिट, करोड़ों का मुनाफा। आप लोगों को कुछ भी अकल नहीं है, आप वो कागज के टुकड़े लेके बैठे हो, और कंपनी यहां पे प्रॉफिट पे प्रॉफिट। मतलब सुपर ओवर पे सुपर ओवर, सुपर ओवर पे सुपर ओवर, नहीं सुपर ओवर नहीं, कौन सा, पावर प्ले वाला ओवर, वॉट एवर इट इज, चौके छक्के मारती जा रही है कंपनी। आर यू गेटिंग इट? और आप लोग शेयर होल्डर वैसे के वैसे बैठे हुए हो, आपको कोई अकल नहीं है। सिर्फ वो कागज का टुकड़ा लेके क्या मस्त कंपनी परफॉर्मेंस कर रही है, बीच बीच में आपको डिविडेंड भी मिलते हैं, खुश हो आप लोग, डिविडेंड भी दे रही है कंपनी, मेरे अकाउंट में पैसे जमा होते हैं, मैं भी खुश हूं। लेकिन आपको उस कागज के टुकड़े की पावर ही पता नहीं है। आर यू गेटिंग इट? चलो मान लो आप में से कुछ शेयर होल्डर्स को प्रॉब्लम आ गई, फाइनेंशियल प्रॉब्लम। कंपनी यहां पे प्रॉफिट दबा के कमा रही है, आप उसके मालिक भी हो, लेकिन कंपनी आपको प्रॉफिट में से कितना शेयर देगी? जितना कंपनी को चाहिए उतना ही। आप एनफोर्स नहीं कर सकते हो कि मुझे प्रॉफिट में से पैसे चाहिए, विड्रॉ करना है। आर यू गेटिंग इट? तो कंपनी डिसाइड करेगी, सब लोग मिलकर डिसाइड करेंगे। मान लो इन दोनों को प्रॉब्लम आया, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तुम्हें कंपनी में से पैसा वापस चाहिए। तुम कंपनी में आते हो और मुझे बोलते हो कि कंपनी मैंने जो तुम्हारे बीच पैसे लगाए हुए थे 100 रुपए, वो मुझे वापस दे दो, 200 रुपए चाहिए। तो क्या कंपनी बोलेगी, देगी कंपनी पैसे वापस? नहीं। क्यों? कंपनी पैसे वापस कब देगी आपके? जब शेयर्स, सॉरी, जब कंपनी ताला खरीदेगी तभी, लिक्विडेट होगी तभी। इज इट राइट और नॉट? तो आप दोनों का प्रॉब्लम है ना, तो आप क्या करोगे? अपने दोस्त के पास जाओगे और बोलोगे ये मेरे पास इस कंपनी के शेयर्स है, प्रॉफिट भी देखा है कभी कंपनी का। अब कंपनी के एसेट अगर बेचे जाए ना, तो एक एसेट का मुझे, एक शेयर का 2 करोड़ मिलने वाला है। खरीदा कितने में था मैंने शेयर? 100 रुपए में। इतनी तगड़ी कंपनी है, ये शेयर तुम खरीदोगे क्या प्लीज? मेरे को पैसों की जरूरत है। तो मार्केट किसने बनाया? आप लोगों ने। अब मान लो 100 रुपए में खरीदा हुआ शेयर आपने 2 करोड़ में अपने दोस्त को बेचा, तो 1 करोड़ 99,99,900 रुपीज एक्स्ट्रा किसको मिले? आई होप नंबर इज करेक्ट। किसको मिले? इन दोनों को मिले ना। कंपनी को क्या मिला? घंटा। देयर इज अ बिग लाइन बिटवीन कंपनी एंड market. We are discussing this part only. We are discussing this part only. We are not discussing market.
यू प्ले विथ योर ओन मार्केट, आप खरीदो बेचो, फिर इन दोनों ने दूसरे को बेचा था, फिर उसने 2 साल तक होल्ड किया, फिर तीसरे को बेच दिया, बीच में और भी बहुत सारे लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम आया, कुछ लोगों को नया घर खरीदना था, बेच दिए शेयर्स। शेयर को बेचना खरीदना आपका काम है, उससे कंपनी को कोई फायदा नुकसान नहीं होता है। कंपनी के पास जब पहले शेयर इशू करके 10,000 करोड़ आए ना, पहले शेयर इशू करके 10,000 करोड़ आए ना, वही पैसे कंपनी में लगे हुए हैं। वो तो एक तो बढ़ेंगे नहीं तो घटेंगे। हाँ, लेकिन इस कंपनी के परफॉर्मेंस का आपके डीलिंग्स पे बहुत बड़ा इंपैक्ट है। मतलब सर, मतलब कंपनी प्रॉफिट पे प्रॉफिट कमाती जा रही है, तो लोग उस कंपनी के शेयर्स खरीदने के लिए तरस जाते हैं, क्योंकि उनको भी इस प्रॉफिट मेकिंग कंपनी का पार्ट बनना है। तो वो मार्केट में इंक्वायरी करते रहेंगे कि इस कंपनी के शेयर्स मिलेंगे क्या मुझे, इस कंपनी के शेयर्स मिलेंगे क्या मुझे। आर यू गेटिंग इट? और जैसे ही इंक्वायरीज बढ़ती है, डिमांड बढ़ता है, वैसे ही शेयर का प्राइस बढ़ता जाता है। लेकिन मार्केट बनाया किसने है? आप लोगों ने। उससे कंपनी में कुछ पैसे आते हैं क्या? जरा इस बात को भी समझ लो ना, आपको नॉलेज ही नहीं है इस चीज का। बहुत सारे बच्चों को क्या लगता है कि इस कंपनी में शेयर खरीदा मतलब मेरा पैसा उस कंपनी में गया। तुम्हारा पैसा उस कंपनी में नहीं गया, तुम्हारा पैसा उस शेयर होल्डर को गया जो अर्लियर शेयर होल्डर था। लेकिन इनिशियली फर्स्ट टाइम किसी ना किसी ने तो खरीदा होगा ना, तो वो कितने में खरीदा था? 100 रुपए में। तो कंपनी के पास कितने गए? सिर्फ 100 रुपए। एंड अगर आज उस कंपनी के शेयर का भाव 6,000 रुपए का है, तो ऊपर के 5,900 किसके पास है? आप नलायकों के पास, कहीं ना कहीं किसी ना किसी के पास है। कंपनी में 100 रुपए ही है। बात पकड़ में आ रही है क्या? तो मार्केट आप लोगों ने बनाया है, कंपनी ने नहीं। कंपनी बेचारी गरीब 100 रुपए करके लेके ही बिजनेस कर रही है, लेकिन 100 रुपए कितने लोगों से लिए है कंपनी ने? 10,000 करोड़ लिए हमने। आर यू ऑल गेटिंग दिस और नॉट? तो जब कंपनी पब्लिक को शेयर इशू करती है, तब कैसे अकाउंटिंग करना है, वो हमें इस टॉपिक में सीखना है। आर यू ऑल गेटिंग दिस? जब कंपनी पब्लिक को शेयर इशू करती है फर्स्ट टाइम, तब कैसे अकाउंटिंग करना है, वो हमें सीखना है। उसके बाद पब्लिक क्या करता है, उस कागज के टुकड़े का, शेयर सर्टिफिकेट का कमोडिटी बना देता है। मतलब दे ट्रीट इट एज ए गुड्स। वो कागज का टुकड़ा एक ट्रेडिंग एक्टिविटी करते हो आप, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हो अपने आप बीच में। जिसको चाहिए इस कंपनी के शेयर, मैं बेचने के लिए तैयार हूं, कोई खरीदना चाहता है क्या? अगर कंपनी परफॉर्मिंग है तो लोग खरीदने के लिए तरसेंगे। अगर कंपनी खराब परफॉर्म कर रही है तो लोग बेचने के लिए तरसेंगे, प्राइस धड़ाधड़ नीचे आता जाएगा। यस बैंक, अभी भी दर्द होता है, ठीक है? समझ में आ रही है क्या बात है? मार्केट का हमारे टॉपिक के साथ कोई संबंध नहीं है। मार्केट इन्वेस्टर्स ने बनाया है। हम कंपनी के बुक्स में शेयर्स इशू करने, मतलब फर्स्ट टाइम इशू की बात करेंगे हम लोग, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? आईपीओ। नाउअडेज आईपीओ टर्म से भी आप बहुत सारे लोग फैमिलियर हो। आप बहुत लकी हो कि आपको सब प्रैक्टिकल एक्सपोजर देखने को मिलता है। कुछ कुछ बच्चे नहीं देख पाते हैं। बट मैं क्या बोलता हूं, आप लोगों को डिमैट अकाउंट खुलवाने का परमिशन है ना, तो खुलवाओ ना, क्या प्रॉब्लम है? 400 रुपए साल का चार्जेस है, एक साल का। एक कॉफी जितना, एक स्टारबक्स की कॉफी इज इक्वल टू डिमैट अकाउंट का एक साल का खर्चा। जान दो ना यार, 400 रुपए कमा लेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। चलो, डिमैट अकाउंट खोला, सेविंग अकाउंट आपका है, पैसे ट्रांसफर हो सकते हैं। डिमैट अकाउंट खोलो, 2-2, 3-3 रुपए वाले शेयर्स को ढूंढो, खरीद के रखो। मान लो आपके बैंक अकाउंट में 10 रुपए का बैलेंस है और आपका 10 रुपए का कॉफी पीने का मन कर रहा है। डोंट ड्रिंक कॉफी बिकॉज इट इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। इंस्टेड ऑफ दैट बाय यस बैंक शेयर ऑफ 25 रुपए। एक शेयर 25 रुपए का मिल रहा है, क्या पता फ्यूचर में ये 25 रुपए का शेयर 500 रुपए में जाए। पैसे अपने आप बढ़ते जाएंगे। सोचो ना इसके बारे में, क्या प्रॉब्लम क्या है? और उसका दूसरा फायदा, प्रैक्टिकल एक्सपोजर आ जाएगा, नॉलेज बढ़ जाएगा। फालतू की इंस्टा रीले देखने से अच्छा है कि मार्केट देखो, 2-3 शेयर खरीद लो, गए तो गए पैसे। वैसे भी कहां पे मैं अमीर हूं, लूटे हुए से 4 पैसे चले जाते हैं तो क्या फर्क पड़ता है, और लूट गया। बेचो मत उसको, रखो, एक दिन अपना टाइम आएगा,
हाँ लेकिन जरा सोच समझ के शेयर्स खरीद लेना, ऐसे भी किसी भी कंपनी के शेयर्स नहीं खरीदने। तो जो वेल नोन कंपनियां हैं उनके शेयर्स खरीद लो। अब बीच में डॉम्स करके एक स्टेशनरी ब्रांड आया है, देखो कितना फास्ट ग्रो हुआ वो। डू यू यूज दैट प्रोडक्ट? पेंसिल डॉम्स, DOMS बुक्स होंगे देखो आपके पास। हमारा डिस्कशन मतलब मेरे बच्चे को मैं स्टेशनरी लाता हूँ ना, आजकल कैमलिन का दिखता नहीं है स्टेशनरी। मेरे पास कैमलिन के भी शेयर्स थे, मैंने 80 रुपए में एक शेयर खरीदा था और 450 रुपए में बेचा था। ठीक है, एनीवे नाउ आई थिंक इट इज ट्रेडिंग समवेयर अराउंड 200 के आसपास होगा वो, आई डोंट नो रिमेंबर। कैमलिन, यू यूज दैट प्रोडक्ट, अपने आंखों के सामने प्रोडक्ट होता है, ठीक है ना। अब डॉम्स करके जब IPO आया था, मैंने उसी वक्त बोला था कि मैं ये स्टेशनरी बार बार देख रहा हूँ, मेरे घर में ऐसे डॉम्स के प्रोडक्ट इधर उधर पड़े होते हैं। मैं छोटा बच्चा है ना, पेंसिल फेंक देता है, वो स्केच पेन फेंक देता है, तो हर जगह पे वो डॉम्स का ब्रांड मेरे दिमाग में बैठा हुआ था। एंड डॉम्स का IPO रिसेंटली आया, 500 रुपए की तो खरीदने की प्राइस थी, अब शेयर 1500 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। एक शेयर का भाव 1000 रुपए से बढ़ा लगभग, मार्केट में आते समय ही वो डबल अमाउंट से लिस्ट हुआ था। आर यू गेटिंग दिस? समझ में आ रही है क्या बात? तो ऐसे छोटे मोटे शेयर्स खरीदने में क्या प्रॉब्लम है? ऐसे कंपनियों के शेयर्स खरीदो जो इधर उधर दिखती है कंपनी। अब आप शादी.com का शेयर इशू हुआ था, देखो शादी इज अ इंपॉर्टेंट थिंग, बट ऑनलाइन देख के शादियां होती है क्या? इतना भी हम अपडेटेड नहीं हुए हैं, होते होंगे कुछ, बट फिर भी वो कंपनी कितनी चलेगी? तो उसका IPO फ्लॉप हो गया। ठीक है, मैं IPO की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि अभी IPOs होने वाले हैं और उसका अकाउंटिंग हमें कंपनी के बुक्स में करना है। डू यू गेट इट? तो रिलेवेंट बातें कर रहा हूं मैं, ये सब नॉलेज होना जरूरी है। मार्केट की बात हम नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट कब क्रिएट होता है? अब डॉम्स कंपनी का शेयर पहले नहीं था ना मार्केट में। आर यू ऑल गेटिंग दिस? तो डॉम्स कंपनी ने पहले पब्लिक को शेयर बेचे, और नालायक पब्लिक ने क्या किया, वो अपने नाम पे आ जाने के बाद दूसरे को बेचना शुरू कर दिया। अब रिसेंटली कौन सा IPO हुआ था टाटा का? टाटा टेक्नोलॉजीज, मैंने अप्लाई किया था खुद, मुझे एक लॉट लगा, 15,000 रुपए में शेयर्स मैंने खरीदे, अगले दिन एक शेयर मैंने 1320 में बेचा। ठीक है, 1320 का एक शेयर, खरीदते समय आई थिंक कुछ तो 700 रुपए में खरीदा था, 700 या 550 रुपए में समथिंग। 15,000 में 30 शेयर आए थे देखो, यानी 500 रुपए में एक शेयर खरीदा था, और अगले दिन मैंने कितने में शेयर बेच दिया? 1320 समथिंग। ओके, तो 820 रुपए का एक शेयर का फायदा मैंने सेकेंड डे पे कमाया, इनटू कितने शेयर? 30 शेयर, तो 24,600 रुपीज आया, अर्न ऑन 15,000 रुपीज ओनली। मतलब मेरे 15,000 तो आए वापस मेरे पास, प्लस 24,000 रुपीज आए अर्न इन वन डे, बट आई सोल्ड इट बिकॉज वो ओवर हाइट था शेयर। मेरा खुद का एनालिसिस था, सब लोग पागलों की तरह खरीद रहे थे। मैंने सोचा चलो कल्टी मारने का समय आ चुका है, मैंने कल्टी मारी, और अब वो शेयर 1120 पे ट्रेड हो रहा है। तो फिर भी मैं प्रॉफिट में हूं, और मुझे लगता है कि वो और नीचे आएगा, इसलिए मैं रुका हूं। वो 700-800 लेवल पे आने के बाद मैं एंट्री करूंगा फिर से। ठीक है, इंटरेस्टिंग फैक्टर है मार्केट, बट पैसा चाहिए उसके लिए, और पैसा कहां से आएगा? मार्केट शुड नॉट बी द सोल इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी, याद रखना। हमारा इनकम यहां से आएगा, और बाद में पैसे कमा के देगा। डू यू गेट इट? तो ये एक्स्ट्रा एडिशनल रेवेन्यू है मेरा। बताने का प्रयास ये है कि टाटा टेक्नोलॉजीज क्या पहले शेयर्स थे क्या उनके? नहीं, उन्होंने पब्लिक को फर्स्ट टाइम शेयर ऑफर किया। उन्होंने क्या किया, उनकी टेक्नोलॉजी वाली कंपनी नहीं थी पहले, बात को समझ लो। उन्होंने क्या किया, अरे ये बड़े लेवल के झोल है, और आप लकी हो कि आप CA कर रहे हो, आपको फ्यूचर में ये सारी बातें समझ में आती है, क्योंकि हमारे सिलेबस का पार्ट ही है सब। ठीक है ना, तो इस कोर्स को हल्के में मत लेना, इंटरेस्टिंग कोर्स भी है हमारा, बस पढ़ाई ज्यादा करनी पड़ती है। ठीक है, हाँ तो दोस्तों, पहले टाटा टेक्नोलॉजीज नहीं था क्या? था। अब टाटा टेक्नोलॉजीज का शेयर्स बेचने का रीजन बता रहा हूं मैं। अर्लियर सॉफ्टवेयर, गाड़ी का सॉफ्टवेयर, आपने वो
ईवी देखा है, इसके लिए पढ़ना पड़ता है। ईवी अपनी गाड़ीज होती है, उस गाड़ी में सॉफ्टवेयर होता है, पता है ना आपको, ऐसे बटन दबाया टेप लगता है, वो सॉफ्टवेयर की बदौलत होता है। तो वो सॉफ्टवेयर बनाने का काम करती है, मतलब टाटा टेक्नोलॉजीज क्या करती है, टाटा मोटर्स को जो सॉफ्टवेयर लगता है वो बनाते हैं। पहले ये इन हाउस काम होता था कंपनी में, मतलब टाटा मोटर्स में ही सॉफ्टवेयर बनाने का काम होता था। अब इन्होंने क्या सोचा कि ये काम अलग है, मोटर्स का काम क्या है, गाड़ियां बनाना, और गाड़ियों बनाने के कामकाज में ही हम सॉफ्टवेयर भी बनाते हैं, तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि इस पार्ट को हम सेपरेट कंपनी करके रजिस्टर कर दे, और ये सारा काम अब आगे से कौन करेगा, टाटा टेक्नोलॉजीज। एंड टाटा टेक्नोलॉजीज का कस्टमर कौन है, अकेला टाटा मोटर्स, यानी पब्लिक को सॉफ्टवेयर नहीं बेचती कंपनी अभी तक, यानी टाटा मोटर्स डूबा, टेक्नोलॉजीज भी डूबा। तो ये एक रिस्क फैक्टर था उस कंपनी में, बट फिर भी टाटा का नाम यूज करके 24,000 कमाए, मैंने ही नहीं पूरी दुनिया ने। 1420 पे गया था शेयर, मैं बेच नहीं पाया, आईपीओ जैसे ही लॉन्च हुआ शेयर का प्राइस फटाफट फटाफट बढ़ते 1420 में दिख रहा है, 1420 सेल सेल, मार्केट इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, बिकॉज इतने सेल हुए होंगे उस पीरियड में। मेरा लकी नंबर नहीं आया, मेरा नंबर कब आया, 1320 पे आया, होता है रश आर्स में। मैं सेल कर रहा था बाय द वे, 1420 का ऑर्डर मैंने प्लेस किया था, बट गया नहीं वो शेयर, एक्सेप्ट नहीं कर रहा था मार्केट। एनीवे जान दो, ठीक है, जितना आया उसमें खुश हूं मैं। 1420 आता तो और 100 रुपए आते, 30 शेयर का 300 रुपए हो जाता, और बराबर है क्या, 300 या 3000, 3000 होता। एनीवे लूटा भी हूं बहुत सारे शेयर्स में, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। दर्द, मैं सिर्फ हैप्पीनेस आपके साथ एक्सप्रेस कर रहा हूं, दर्द भी करूंगा कभी, ठीक है। एनीवे 350 में खरीदा हुआ था यस बैंक का शेयर, अब बोलो, नहीं बट अभी एवरेज कर करके वो आया है 25 पे, नहीं मेरा कॉस्ट बता रहा हूं, मेरा कॉस्ट 42 पे आया है एवरेज कर करके, मार्केट वैल्यू अभी 25 पे है, तो अभी भी मैं लॉस में हूं, ठीक है ना। एनीवे अपना टाइम आएगा, मेरे पैसे वैसे भी वो गए ही है। अभी वो शेयर मेरे को एक तो एक नई ब्रांड न्यू मर्सिडीज बेंज खरीद के देगा, नहीं तो पैसे मेरे गए ही है। समझा ना मैं क्या बोल रहा हूं, एक तो मैं उसको बेचूंगा ही नहीं, उसने मेरे को दर्द दिया है ना, मैं उसको दर्द दूंगा, मैं उसको बेचूंगा ही नहीं, देखता हूं कब तक उसको रखता है, ठीक है। जाएगा लेकिन वो 40 के ऊपर, लिख लो अगले 2-3 सालों में जाएगा, कम से कम 6-7 साल तक आप यस बैंक से कुछ ना एक्सपेक्ट करो, क्योंकि और भी लोन्स है उनके जो ऑलरेडी बर्बाद हो चुके हैं। उन्होंने एक गलती क्या की, कॉर्पोरेट सेक्टर को ज्यादा से ज्यादा अच्छे लोन देने वाली बैंक थी यस बैंक, इसलिए उसके शेयर प्राइसेस आसमान छू रहे थे। लेकिन लोन देने के चक्कर में इन लोगों ने ये सोचा ही नहीं कि पैसा वापस भी लेना है। वोडाफोन जैसे कंपनी के ड्यूज है, यस बैंक का लोन डुबा रही है वो वोडाफोन कंपनी, अभी उनका खुद का जीने का वांदा हो गया है, वो क्या यस बैंक को बचाएगी, खुद वोडाफोन लॉस में, वो कंपनी बंद होने के रास्ते पे है। उन्होंने कुछ करके देखा वो आइडिया के साथ, वो भी वर्क नहीं हो रहा है। वी का नेटवर्क कौन यूज करता है क्या, मोस्ट ऑफ द टाइम आउट ऑफ कवरेज एरिया ही होता है। बेचो भाई, छोड़ दो अभी वो कंपनी, कहां पे तुम वी के साथ कनेक्टेड हो, अर्लियर अलग था सीन, ठीक है ना। एनीवे तो ये सारी चीजें होती है। एनीवे पॉइंट इज हमें इन सभी चीजों को डिस्कस ही नहीं करना है, सॉरी आई विल टेक बैक माय वर्ड्स। हमें कौन सी चीजों को डिस्कस करना है, जब टाटा टेक्नोलॉजीज ने पहली बार इशू किया शेयर पब्लिक को तो अकाउंटिंग कैसे करना है, जब डॉम्स ने पहली बार पब्लिक को शेयर इशू किया तब अकाउंटिंग कैसे करना है, क्योंकि पहली बार जब शेयर इशू होता है तभी पैसा कंपनी में आता है। अब दोस्तों मैंने शेयर्स के पैसे किसको दिए, टाटा टेक्नोलॉजीज को, तो मैंने कितने रुपए दिए टाटा टेक्नोलॉजीज को, 30 शेयर्स के 500 रुपए के हिसाब से 15,000 रुपए दिए, मेरे 15,000 टाटा टेक्नोलॉजीज में गए, और मैंने वो शेयर जो मिले वो बाद में क्या कर दिया, किसी दूसरे बकरे को बेच दिया। सर ये तो फिर हराम का पैसा है, डोंट
डोंट नो, बराबर है ना। मैं जीत गया मतलब कोई लूट गया, बट दिस इज व्हाट वी कॉल एज बिजनेस। इसको ही बिजनेस बोलते हैं ना, बिजनेस। समझ में आ रहा है क्या? जिसको खरीदना था उसने क्यों खरीदा? मैं तो मार्केट प्राइस लगा के बैठा हूं कि भाई 1320 में मैं बेचना चाहता हूं। जो खरीद रहा है वो खरीद रहा है, उसको ज्ञान नहीं है। या फिर उसने क्या पता, अभी मैंने बेचा है, क्या पता फ्यूचर में वो शेयर 20,000 का हो जाए, तब मैं रोएगा और वो हंसेगा। इज इट राइट और नॉट? हाँ, तो इट्स बिजनेस। फ्यूचर में अगर मान लो वो 1320 का शेयर अगर 25,000 पे चला जाता है, तो क्या वो सामने वाला जिसने मेरे पास से खरीदा है वो मुझे पैसे लाके देगा कि भाई तेरे बदौलत ये हुआ, ये ले ले, इसमें से आधा प्रॉफिट ले ले? देगा? तब आपको उसका पेन महसूस नहीं होता है। समझ में आ रहा है क्या? तो इमोशंस को साइड में रख के मार्केट संभाला करो। एनीवे, पॉइंट इज, जब मैंने उसको शेयर बेचे तो पैसा किसको मिला? मुझे मिला। मुझे कितने रुपए मिले? 30 शेयर मैंने 1320 में बेचे तो मुझे मिले 39,600। अब मुझे बोलो 39,600 मेरे बैंक अकाउंट में जमा हुए, ये मार्केट है। टाटा टेक्नोलॉजीज को क्या फायदा हुआ? टाटा टेक्नोलॉजीज के पास पहले कितने गए हैं मेरे पास से? 15,000। उसी शेयर को दोबारा बेचा गया, लेकिन ये मेरे बीच में और वो जो खरीद रहा है ना उसके बीच का ट्रांजैक्शन है, उसका कंपनी में कोई इंप्लीकेशन नहीं है। तो कंपनी इसका कभी अकाउंटिंग नहीं करता। यानी हमें हमारा अकाउंटिंग कहां तक सीमित रखना है? फर्स्ट टाइम इशू तक, उसके बाद मरो, जो करना है वो करो, ऐसा बोलता है टाटा टेक्नोलॉजीज। अपने अपने बीच में बेचते रहो, कुछ करना है वो करो। हाँ, लेकिन टाटा टेक्नोलॉजीज का जो काम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी दोस्तों, तो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन अवर नेक्स्ट यूनिट। ठीक है, बट सर इस यूनिट में क्या है वो भी जरा बता दो। इस यूनिट में फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट है। ओके, अब ये पूरा फॉर्मेट अगर देखते हो, मैं पढ़ूंगा फिर बाद में आप भूलने ही वाले हो वैसे भी। इससे अच्छा है कि मैं इसको अभी नहीं पढ़ता हूं। ठीक है, लेकिन फ्यूचर में जब मुझे बैलेंस शीट बनाने का मौका मिलेगा ना, या फिर बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, तब मैं इस फॉर्मेट का उपयोग करूंगा। आर यू गेटिंग इट? बट आपको एक चीज यहाँ पे ध्यान में क्या रखनी है कि बैलेंस शीट एंड पी एंड एल का सेट फॉर्मेट है, उसी फॉर्मेट में कंपनी की बैलेंस शीट बनती है। हमें जब बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला जाएगा तब हम इसमें आएंगे, इसमें प्रोविजंस पढ़ेंगे और उसके हिसाब से प्रेजेंटेशन भी कर लेंगे। डू यू गेट इट? बट राइट नाउ आपको बस दिमाग में क्या रखना है कि ये फॉर्मेट हमें ऐसा ही यूज करना है। ठीक है, तो अभी फॉर्मेट की बातें नहीं करेंगे, अभी एक नोट लिख के हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना? तो यहां पे लिखना, इन दिस फॉर्मेट लिखेंगे, इन दिस शेड्यूल 3 फॉर्मेट प्रेजेंटेशन ऑफ, मैं डिक्टेट कर रहा हूं लिखना, इन दिस शेड्यूल 3 फॉर्मेट प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल and reserves and surplus is important. Sorry, share capital, reserves and surplus, comma, cash and bank balance, cash and bank balance,
and long term borrowings. 2 मिनिट बसा फक्त आलोच. Share capital, reserves and surplus, cash and long term borrowings and cash and bank balance. उल्टा लिखा क्या? Cash and bank balance and long term borrowings is important. ओके, तो ये 4 ही आइटम के साथ हमें डील करना है. तो चारों आइटम हम फ्यूचर में डिस्कस करेंगे. लिखेंगे इज इंपॉर्टेंट, फुल स्टॉप, सॉरी कॉमा, विच इज डिस्कस्ड. अरे फुल स्टॉप का कॉमा करना है यार, क्या इतना रोते हो, उसके लिए इतना बड़ा करने की क्या जरूरत है. हाँ, कॉमा, विच इज डिस्कस्ड अलोंग विथ क्वेश्चन ड्यूरिंग नेक्स्ट यूनिट. विच इज डिस्कस्ड अलोंग विथ क्वेश्चन ड्यूरिंग नेक्स्ट यूनिट. ओके, अरे बोलो. चलो एक काम करते हैं, लंच ब्रेक लेते हैं. लंच ब्रेक के बाद मिलेंगे विद द यूनिट नंबर 2. यूनिट नंबर 1 इज ओवर. सर क्या पढ़ाया? पढ़ेंगे, ठीक है. यू डोंट वरी अबाउट यूनिट नंबर 1. यूनिट नंबर 1 ऐसे ही खत्म करना है. डू यू गेट इट?